क्या ये साजिश नहीं थी कि किस तरीके से किस वक़्त ट्वीट किया गया? और तो किसी खिलाड़ी ने जो साया कॉर्पोरेशन के अंडर है, जिसके साया कॉर्पोरेशन एजेंट है, और तो किसी खिलाड़ी ने ट्वीट नहीं किया। ख़ास बात ये है कि जो उनके एजेंट हैं बाबर आज़म के, वो बड़े मुतहर्रिक हैं। जब टीम मेलबर्न एयरपोर्ट पर उतरी, दुबई से गई, लाहौर से दुबई, दुबई से मेलबर्न, तो वहाँ पर लोग आ गए जिन्होंने कि जब ये दोनों आए थे तो उस वक़्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनके साथ मुआहदा किया था कि खिलाड़ियों की सिलेक्शन में भी और फिर 11 रुकनी टीम के इंतखाब में भी कोच का अमल दखल रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के 7 खिलाड़ी तो परसों रवाना हो गए ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बकिया खिलाड़ी कराची से बरास्ता दुबई जो है वो मेलबर्न रवाना हुए, जिनमें कप्तान मोहम्मद रिजवान और उनके अलावा नायब कप्तान सलमान अली आगा और दीगर क्रिकेटर्स शामिल हैं। जबकि जो 7 खिलाड़ी मेलबर्न पहुंचे थे उनमें बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, मोहम्मद हसनैन, फैसल अकरम, इरफान खान नियाज़ी, ये सारे जो थे ये मेलबर्न पहुंचे थे एक दिन पहले। तो अब पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट का भी ऐलान कर दिया गया है, और टिम नीलसन जो है वो हाई परफॉर्मेंस कोच होंगे पाकिस्तानी टीम के, और जेसन गिलेस्पी जो है वो हेड कोच की जिम्मेदारियां निभाएंगे ऑस्ट्रेलिया के दौरे में। और वाइट बॉल क्रिकेट है, तो अब उसके अलावा लगता यही है कि जेसन गिलेस्पी जो है वो जिम्बाब्वे भी जाएंगे। अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। दूसरी तरफ गैरी कर्स्टन, जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कैंपेन चलाई उनके खिलाफ कि वो ये डिमांड कर रहे थे और उनकी बहुत डिमांड्स थी। तो गैरी कर्स्टन के करीबी ज़राए का ये कहना है कि वो टीम के सिलेक्शन पर नाखुश थे। डिमांड्स उनकी नहीं थी, लेकिन वो खिलाड़ियों के सिलेक्शन पर नाखुश थे और उनको एतमाद में भी नहीं लिया गया। और इससे पहले भी जो था वो जेसन गिलेस्पी भी कह चुके थे कि अब खिलाड़ियों की सिलेक्शन में मेरा कोई रोल नहीं रहेगा। और जब ये दोनों आए थे तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनके साथ मुआहदा किया था कि खिलाड़ियों की सिलेक्शन में भी और फिर 11 रुकनी टीम के इंतखाब में भी कोच का अमल दखल रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी जानिब जो फ़खर ज़मान का जो केस है, उसके हवाले से आज एक पेशरफ्त हुई थी कि उनके बड़े भाई गौहर ज़मान ने एक ट्वीट किया, और जिसमें उन्होंने कहा कि जी फ़खर ज़मान ने उस कंपनी से जो उनके एजेंट है साया कॉरपोरेशन, उससे अपना रिश्ता नाता तोड़ लिया है। लेकिन फिर बाद में वो ट्वीट डिलीट हो गया। साया कॉरपोरेशन फ़खर ज़मान के, और इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आज़म, मोहम्मद रिजवान, बेशुमार क्रिकेटर्स जो हैं वो साया कॉरपोरेशन के साथ वाबस्ता हैं। वसीम जूनियर भी वाबस्ता हैं। और आपको याद होगा कि गुज़िश्ता बरस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की भारत रवानगी से कब्ल जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला आया था, जिसमें इंज़माम उल हक ने जो उस वक्त के चीफ सेलेक्टर थे रोल प्ले किया था, तो उसके बाद ये कहा जा रहा था कि एजेंट्स जो हैं वो खिलाड़ियों को जो है प्रोटेक्ट करते हैं और क्रिकेट बोर्ड पर प्रेशर डालते हैं। और यही वजह है कि ज़का अशरफ जो थे उन्होंने इंक्वायरी शुरू करा दी, लेकिन फिर वो इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई कि इंज़माम उल हक आया वो साया कॉरपोरेशन के डायरेक्टर हैं या नहीं है। लेकिन अब जो साया कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर जिन खिलाड़ियों के नाम हैं उनमें फ़खर ज़मान का नाम भी शामिल है। और बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि खिलाड़ियों की जानिब से सोशल मीडिया पर जो ट्वीट्स वगैरह हैं वो उनके एजेंट्स करते हैं। और बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि फ़खर ज़मान के साथ हाथ हो गया, क्योंकि फ़खर ज़मान का ये ट्वीट नहीं लगता, उनके एजेंट ने ये बाबर आज़म के हक़ में ट्वीट कर दिया, क्योंकि बाबर आज़म के वो बड़े स्टॉन्च सपोर्टर हैं और बाबर आज़म उनके साथ अटैच्ड हैं। और फिर उसके बाद जब इसके नताइज का इन्हें अंदाज़ा नहीं था, और जब नताइज आए, और फिर आप देखें कि फ़खर ज़मान तो कप्तानी के भी उम्मीदवार थे। पाकिस्तान के साबिक कप्तान यूनुस खान ने, जो पाकिस्तान की जानिब से 10,099 रन बना चुके, उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में, 1-2 इंटरव्यूज़ में कहा कि फ़खर ज़मान इस वक्त क़यादत के लिए बेहतरीन उम्मीदवार है। लेकिन चूँकि वो ट्वीट एक ऐसे मरहले पर आया सोशल मीडिया पर जिसकी वजह से मामलात बिगड़ गए। और यही वजह है कि आज सुबह जो है फ़खर ज़मान के भाई गौहर ज़मान ने कहा कि जी हमने उससे अपना कॉन्टैक्ट ख़त्म कर लिया है, राब्ता ख़त्म कर लिया है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो जो उन्होंने कहा था कि हमारा अब ताल्लुक़ नहीं है, वो ताल्लुक़ वाला ट्वीट डिलीट कर दिया गया। अब गेम किसने खेला है फ़खर ज़मान के साथ? एक तरफ तो पीसीबी की ब्यूरोक्रेसी जो थी वो फ़खर ज़मान के ख़िलाफ़ पहले ही हो गई थी जब उन्होंने आवाज़ बुलंद की थी उनके रवैये के ख़िलाफ़। लेकिन ट्वीट जब आया तो वो सोने पे सुहागा साबित हुआ, और उसी ट्वीट को बुनियाद बनाकर
کر اور ڈسپلنری جو ہے وہ ایک شو کاز نوٹس دیا گیا فخر زمان کو، جس کا انہوں نے جواب بھی دے دیا۔ پی سی بی کے چیئرمین نے پریس کانفرنس میں اس ٹویٹ کے حوالے سے بھی بات کی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سازش نہیں تھی کہ کس طریقے سے کس وقت ٹویٹ کیا گیا؟ اور تو کسی کھلاڑی نے جو سایہ کارپوریشن کے انڈر ہے، جس کے سایہ کارپوریشن ایجنٹ ہے، اور تو کسی کھلاڑی نے ٹویٹ نہیں کیا۔ بابر اعظم نے بھی ایون فخر زمان کی حمایت میں کوئی ٹویٹ نہیں کیا کہ فخر زمان کو ٹیم میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اور پھر یہ ایجنٹس زیادہ طاقتور ہو رہے ہیں۔ ہم ہمیشہ سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک ایجنٹ کو زیادہ زیادہ 3 یا 4 کھلاڑی دیے جائیں، یا تو 8-10 کھلاڑی ایک ایجنٹ کے پاس ہیں، تو اس سے مونوپولی قائم ہو جاتی ہے، اور پھر کھلاڑی جو ہیں، جس طرح ذکا اشرف صاحب نے صحیح کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اس میں جو ہے غور کریں گے کہ ہم سارے کھلاڑی ایک ایجنٹ کے پاس نہ ہوں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب اس حوالے سے کیا وہ کرتے ہیں، اقدام اٹھاتے ہیں۔ محمد رضوان جو ہے وہ کپتان بن کر جا رہے ہیں، سلمان علی آغا وائس کیپٹن بن کر جا رہے ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ جو ان کے ایجنٹ ہیں بابر اعظم کے، وہ بڑے متحرک ہیں۔ جب ٹیم میلبرن ایئرپورٹ پر اتری، دبئی سے گئی، لاہور سے دبئی، دبئی سے میلبرن، تو وہاں پر لوگ آ گئے جنہوں نے کہ سیلفیاں بنانی شروع کر دی۔ حالانکہ شاہین آفریدی بھی وہاں تھے، نسیم شاہ بھی تھے، لیکن سب کا فوکس بابر اعظم پر تھا۔ تو اسے کہتے ہیں کہ ایک زبردست قسم کی کیمپین جو ہے، جو ایجنٹس جو ہیں وہ چلاتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی لوگوں کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا فیصل آباد میں جو چیمپئنز کپ ہو رہا تھا، وہاں پر بھی بابر اعظم کے لیے لوگ جمع ہو گئے، نعرے لگا رہے تھے۔ تو کوئی نہ کوئی پروموٹ تو کر رہا ہوتا ہے نا پس پردہ رہ کر۔ اب دیکھتے ہیں کہ آسٹریلیا کے دورے میں پاکستانی ٹیم کس طرح کی کارکردگی پیش کرتی ہے، کیونکہ پہلا ون ڈے انٹرنیشنل میچ جو ہے وہ میلبرن کے تاریخی میلبرن کرکٹ گراؤنڈ MCG میں ہے، اور پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ لیکن آسٹریلیا نے جو T20 سیریز ہے اس میں اپنے بیشتر نئے کھلاڑیوں کو شامل کیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو وہ ان کے جو کھلاڑی ہیں مین، وہ ٹیسٹ سیریز پر زیادہ کنسنٹریٹ کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم جن حالات میں آسٹریلیا گئی ہے کہ آخری لمحے پر کوچ جو تھا وہ وڈرا ہو گیا، اپنے آپ کو اس نے ریزائن کر لیا، جیسن گلیسپی ساتھ ہیں۔ اب اس دورے میں پاکستان کس طرح کی پرفارمنس پیش کرتا ہے، محمد رضوان کے لیے بھی چیلنج ہے، اور باقی کھلاڑیوں کے لیے بھی، کیونکہ کافی کھلاڑی نئے بھی گئے ہیں۔ آسٹریلیا کے دورے میں نئے کھلاڑیوں کا جو ہے ڈیبیو کرنا، وہ جسے کہنا چاہیے کہ ڈو اور ڈائی سچویشن ہوتی ہے، یا تو وہ ہیرو بن جاتے ہیں یا پھر ان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے آگے کیریئر میں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی کارکردگی کیا رہتی ہے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے، دیکھتے رہیے MIB اسپورٹس۔